हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकीय, जिसका ये अंतिम टॉपिक है जो है हेंस का नियम। तो हेंस का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने हेंस का नियम लिख दिया है, बट आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आप समझिए, ये आपको याद हो जाएगा। सपोज डैट कोई भी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लेते हैं आपको कहीं भी जाना हो, तो कहीं भी जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई आपके रास्ता जो होता है कोई आपको जल्दी पहुंचा देगा, और कोई रास्ता होता है थोड़ा सा घुमा कर ले जाएगा बट पहुंचा देगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है। सपोर्टेड ये कोई सिस्टम आप मान सकते हैं या कोई रासायनिक अभिक्रिया आप मान सकते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, समझ दीजिएगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए से बी बनना है। तो ए से बी बनाने के लिए यहाँ पे एक एंथैल्पी लग रहा है जो है डेल एच। मतलब सीधा ए से बी बनना है तो वहाँ पे एक ही एंथैल्पी डायरेक्ट ये लग जा रहा है। ठीक है, यही एक रास्ता है जो है डेल एच। बट इसमें क्या है कि दूसरा एक और रास्ता है, तो सीधा ए से यहाँ पे बी तक आप पहुँच सकते हैं इस रास्ते से। बट अगर इस रास्ते से आप जाते हैं तो पहले ए को एक्स तक जाना होगा, फिर से यहाँ से फिर से वाई तक जाना होगा, फिर वाई से बी तक जाना होगा। मतलब यहाँ पे 3 स्टेप हैं, एक डेल H1, एक डेल H2, एक डेल H3। तो यहाँ पे यही बताया गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, देख रहे हैं ये एक ही पद में समाप्त हो जा रहा है। यहाँ से गया, एक ही रास्ता है, एक ही पद इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये एंथैल्पी है। डेल एच क्या है? एंथैल्पी, कुल एंथैल्पी है। ठीक है, एच मतलब एंथैल्पी। तो ये जो आपको एक ही पद में ये समाप्त हो जा रहा है, और ये 3 पदों में समाप्त हो रहा है। देख रहे हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, ये 3 पदों में समाप्त हो रहा है इस रास्ते से अगर आप जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे वो एक पद में समाप्त हो, चाहे वो कई पदों में समाप्त हो या संपन्न हो, उसकी जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो इक्वल होता है, मतलब समान होता है। मतलब हमने क्या बताया, यही बात कहा कि देखिए वही बात हमने लिखा है हेंस के नियम में कि इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पदों में संपन्न होती है या कई पदों में, एक पद में संपन्न होती है या कई पदों में संपन्न। ठीक है, या तो एक पदों में संपन्न हो या कई पदों में। ठीक है, उनमें मतलब उसमें कुल एंथैल्पी, उसमें जो कुल एंथैल्पी है, एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहता है। उसका कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? हमेशा समान रहता है। चाहे वो एक पदों में संपन्न हो या कई पदों में संपन्न हो, उसका कुल एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहता है। यही है हेंस का नियम, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बट आपको इसका एग्जाम्पल भी देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले हेंस के नियम में आपको याद रखना है, हेंस में क्या बताया गया, जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन है हमेशा समान रहता है। देखिए ये समान रहने का मतलब क्या है, ये टोटल है क्या है, ये एक रास्ते इस पद से जाते हैं तो एक ही डेल एच है, और इस रास्ते से आपको 3 ये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एच जो है ना, ये डेल एच मतलब डेल एच मतलब कुल ऊर्जा, कुल एंथैल्पी जो है वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, मतलब डेल H1 डेल H2 प्लस डेल H3। समझ पा रहे हैं? तो यही बात कहा जा रहा है कि क्या होता है, समान रहता है। उसका जो कुल एंथैल्पी होता है वो समान रहता है। इनका जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन है वो इसी के समान रहेगा। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे वही बात कहा गया है, चाहे इस रास्ते से जाएं तो ये जो पद है ये इन तीनों पदों के बराबर होता है, यही बात बताया गया है। ठीक है, इस शब्दों में यहाँ पे क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पदों में संपन्न होती है या कई पदों में, उसमें कुल एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहता है। और ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप समझ गए। कुल एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है हमेशा ही समान रहता है इससे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कह दूं, सपोज डेट आप समझिएगा, जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन,
ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन को लिए तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो इसका जो कुल एंथैल्पी होता है, मतलब इसका जो एंथैल्पी होता है डेल एच, ये कितना होता है -393.5 kg, मतलब kg होता है, kj मतलब किलो जूल होता है। मतलब देखिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसका एंथैल्पी कितना है, इतना है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बहुत सारी प्रक्रिया हैं, तो इस प्रक्रिया द्वारा ये एक ही बार में बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसी को अगर हम चाहें, ठीक है, दूसरा एक और रास्ता क्या है, दूसरा ये रास्ता है कि हम कार्बन को ले लेते हैं, हाफ मात्रा में O2 को लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम ऐसे लेते हैं तो कार्बन हाफ है, मतलब ऑक्सीजन 2 है पर हाफ कर दिया गया, मतलब 1 ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो CO बनता है। ठीक है, तो देखिए पहले CO बना, ठीक है, तो इसकी जो एंथैल्पी है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका जो एंथैल्पी, इसको डेल 1 मानेंगे। पहला, ये पहला है ना, पहला अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना नहीं है, तो ये पहला रिएक्शन हो रहा है, तो जिसमें मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो डेल H, ठीक है, एक पद में, तो डेल H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कुल एंथैल्पी जो होगा वो -110.53 किलो जूल होता है। हाँ इतना, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए तो अभी तो हमें कार्बन मतलब CO बना है, उसके बाद फिर से आपको दूसरा एक और रिएक्शन करना होगा, CO को लेके फिर से O2 के साथ हम क्रिया कराएंगे, अब जाकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए ये एक ही पद में हो गया है, इसको 2 पद लगे हैं, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इस अभिक्रिया का भी कोई एंथैल्पी होगा, तो उस एंथैल्पी को डेल H2 लिखते हैं, और इसका एंथैल्पी का मान होता है 282.98 क्या होता है, किलो जूल होता है। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि देखिए ये है कुल एंथैल्पी, एक पद में समाप्त हुआ तो इतना एंथैल्पी आया, और 2 पदों में समाप्त हुआ है तब जाकर ये आया है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है ना कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो मान आएगा, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं ना, तो जो मान आता है याद रखेंगे, वो मान कितना आएगा, -393.5 kg आएगा, इतना ही आएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वही जानते हैं ना कि इन दोनों का योग करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कुल जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो इसके बराबर समान ही होता है। तो देखिए ये एक बार का कुल एंथैल्पी है, ये 2 बार में किया है, तब जाकर हमें प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों को योग करेंगे तो इसके ही तो बराबर होगा, आप योग करके देख सकते हैं। तो ये हुआ हेस का नियम, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरी डीप में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप केमिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज से वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी का लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।